जय हिंद, जय भारत। कैसे हो बच्चों? मैं संजय चौहान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। आज रसायन विज्ञान की क्लास स्टार्ट करते हैं। रसायन विज्ञान में हम उसी प्रकार से जैसे हमने जीव विज्ञान के क्वेश्चन करे, उसी प्रकार से हम रसायन विज्ञान के भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। साथ में उन सभी ऑप्शंस की डिटेल, जो विकल्प हैं, उनकी पूरी डिटेल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इससे आपको यह लाभ होता है कि चारों ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल मिल जाती है। डिटेल मिलने के साथ आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो कोशिश करूंगा लगभग 200-250 क्वेश्चन में आपके साथ चर्चा करूं, तो वो 200-250 नहीं होंगे बल्कि वो हजारों क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक, अभी जो कल ही पेपर हुआ है ग्रुप डी का, जो बच्चे पेपर दे के आए हैं उनसे पूछेगा आप कि हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है उनसे मिला है कि नहीं मिला है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही मिले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो डिटेल बताई है उसमें से मिले हैं। तो निश्चित रूप से आपको भी लाभ होगा। देखिए, जुड़िए, और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जब भी आपको प्रतिदिन आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। और ये सब सुविधाएं आपके लिए फ्री में हैं, कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना किसी प्रकार से भी। तो सब सुविधाएं फ्री मिल रही है, लाभ उठाइए। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। रसायन विज्ञान। अच्छा, हां, पहले हम लोग ये देखते हैं रसायन विज्ञान है क्या वास्तव में। रसायन है क्या? रसायन विज्ञान कहते किसको हैं? इसके जनक कौन है? और रसायन विज्ञान है क्या? सुनो बच्चों, द्रव्य यानी पदार्थ की संरचना, किसी भी द्रव्य की संरचना, उसके संगठन, संघटक और उसकी दूसरे पदार्थों के साथ क्रिया के अध्ययन को रसायन विज्ञान कहते हैं। भारत में रसायन विज्ञान का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य में आप जान लीजिए बहुत सारे धातु कर्म और धातु रस का उल्लेख हुआ है। यानी जब वेद लिखे गए तो उस समय ये बात की जानकारी थी उन लोगों को कि ये धातुएं होती हैं, ये केमिकल्स होते हैं और इन रसायनों का ऐसा प्रयोग होता है। वेदों में ही पृथ्वी को, इस पूरे हमारे शरीर को 5 मूलभूत तत्वों से मिलकर बताया गया है, जिनमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 मूलभूत तत्व माने गए हैं। इनसे ही हमारा शरीर बना है और मरने के बाद हमारा शरीर इसी में नष्ट हो जाता है, इसी में मिल जाता है। इसीलिए जब अंतिम संस्कार करते हैं तो एक पानी का वो भी रखते हैं मटका, ताकि जल भी आपके लिए, जल भी अर्पण हो जाए प्रकृति में, जो हमने जल इस्तेमाल किया है। जब आदमी को चिता पर लेटाते हैं, उसको पता जब आदमी मर जाता है तो उसको थोड़ी देर पृथ्वी पर लेटाते हैं, तो भूत तत्व के लिए होता है। चिता पर आग लगाते हैं, अग्नि तत्व। और चिता को हमेशा खुले उसमें रखते हैं वातावरण में, तो वायु, आकाश। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन तत्वों से बना है शरीर हमारा। और यह बात प्रूव भी हो चुकी है, सभी धर्मों में ऐसा है, चाहे वो ईसाई धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, है ना, सभी किसी न किसी रूप में अपने इन 5 तत्वों का प्रयोग करते हैं। तो रसायन विज्ञान का इतिहास भारत में उतना ही पुराना जितना कि वैदिक साहित्य है। उसके अलावा महर्षि कणाद हुए हैं। एक महर्षि कणाद, महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में सबसे पहले परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था। देखिए आप, किसका? परमाणुवाद का सिद्धांत। वैशेषिक ने सबसे पहले यह माना, महर्षि कणाद ने, कि जो मूल तत्व है वो परमाणु है।
यानी आज तो नैनो तकनीकी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उसमें कोई तकनीकी नहीं थी, तब भी हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात की जानकारी प्राप्त कर ली थी कि अगर किसी पदार्थ को हम काटेंगे, इसके टुकड़े करेंगे, जैसे मान लिया ये आपका मार्कर है, इसको हम टुकड़े करेंगे, इसको काटते चलेंगे, तो जो अंतिम कण हमको मिलेगा वो कण हमारा परमाणु है। क्या वो कण? वो कण परमाणु है। यानी परमाणु पृथ्वी, यानी परमाणु सबसे मूलतम कण है, उसको हम विभाजित नहीं कर सकते। ये सबसे पहले दुनिया को बताने वाले महर्षि कणाद थे। लेकिन उनके जो सिद्धांत है, जो दर्शन में आते सिद्धांत, इनकी दार्शनिक व्याख्या करी गई है। उसके बाद फिर जानते हैं आप, आधुनिक काल में डाल्टन आए, उन्होंने भी यही कहा कि परमाणु ही अंतिम अविभाज्य कण है, परमाणु ही अंतिम मौलिक कण है, इसका विभाजन संभव नहीं है। लेकिन रदरफोर्ड है ना, रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत के बाद और थॉमसन के परमाणु सिद्धांत के बाद, पहले थॉमसन और फिर रदरफोर्ड 1911 में। रदरफोर्ड ने कब? रदरफोर्ड ने 1911 में अपना परमाणु सिद्धांत दिया था। में और यह कहा था कि परमाणु मूल कण नहीं है, बल्कि परमाणु के अंदर मूलभूत कण पाए जाते हैं, यानी परमाणु भी एक विभाज्य इकाई है। इसको बताने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो रदरफोर्ड थे 1911 में। कौन थे? रदरफोर्ड। ये परमाणु मौलिक कण नहीं है। आप जानते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या काम किया था? रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को एक पोलोनियम की छड़ से गुजारा और एक सोने की प्लेट पर गिराया, तो उन्होंने ये देखा कि कुछ कण तो सीधे चले जा रहे, कुछ कण मुड़ जा रहे, कुछ कण वापस आ जा रहे। तो उन्होंने कहा कि परमाणु का नाभिक जो होता है वास्तव में इसके अंदर मौलिक कण होते हैं, यानी परमाणु वास्तव में मौलिक कण नहीं है, परमाणु विभाज्य है। परमाणु के अंदर जो कण होते हैं वो मौलिक कण होते हैं। इन मौलिक कणों में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये मौलिक कण हैं। इसके अलावा पॉजिट्रॉन जैसे कण भी होते हैं, पर तीनों कण की भूमिका सबसे ज्यादा है। इसकी खोजकर्ता आप जानते हैं जे थॉमसन। इसके खोजकर्ता कौन है? प्रोटॉन के, इसके प्रोटॉन के। कुछ लोगों ने शॉर्ट ट्रिक याद कर रखी है, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, ईट, टी से थॉमसन, पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, नाच, एन से न्यूट्रॉन और सी से जैसे चैडविक। पर ये शॉर्ट ट्रिक फेल है, शॉर्ट ट्रिक फेल। कैसे फेल है? इसके खोजकर्ता रदरफोर्ड नहीं है, ये गोल्डस्टीन है। ये गोल्डस्टीन की खोज करता प्रोटॉन के, प्रोटॉन के, और उसका तो नामकरण किया वो रदरफोर्ड ने किया है। तो ईंट पर नाच क्या होगी? फेल होगी। ईंट पर ही नाचते लगाओगे कुछ नहीं मिलेगा। ईंट पर ही नाचते लगाओगे कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए चीजों को समझिए, कुछ चीजों को रटिए, तब काम चलेगा। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, इसके प्रोटॉन के गोल्डस्टीन, और इसे खोज करता है बच्चों चैडविक। कौन है? चैडविक, न्यूट्रॉन के खोज करता। ये तीनों खोजकर्ता आप याद रखेगा, ठीक है। ये पिछली बार ग्रुप डी में आया गोल्डस्टीन वाला। चलिए, ये मौलिक कण अब ये हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और ये आपके मौलिक कण हैं, ना कि परमाणु मौलिक कण है। ये ध्यान रखिएगा। परमाणु जो होता है, ध्यान रखिएगा, परमाणु सबसे हल्का और छोटा परमाणु जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है। किसका होता है? हाइड्रोजन का। 0.28 एंगस्ट्रॉम, 0.28 एंगस्ट्रॉम
त्रिज्या होती है इसकी, तो इसका आकार भी क्या, सबसे छोटा आकार है। सबसे छोटा आकार हाइड्रोजन के परमाणु का होता है। सबसे हल्का अगर पूछता है तो वो भी परमाणु किसका है, हाइड्रोजन का है। 1.00 AMU ये इसका द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान होता है उस पदार्थ की मात्रा जिससे वो वस्तु बनी होती है। तो सबसे कम जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन के परमाणु का है। आकार जो भी छोटा किसका है, हाइड्रोजन के परमाणु का है। ठीक, ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। परमाणु नाभिक, पहला क्वेश्चन, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, यानी परमाणु के नाभिक में कौन कौन रहता है। देखिए हम पढ़े के साथ में परमाणु जो होता है उसके नाभिक में जो कहना, हर परमाणु का नाभिक होता है। रदरफोर्ड ने यह बताया था कि हर परमाणु का नाभिक है और उसमें इलेक्ट्रॉन और अन्य कण होते हैं। जैसे तरबूज होता है, उस तरबूज के अंदर जगह जगह बीज धसे होते हैं, उसी तरह से इसमें जगह जगह जो होते हैं इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। अब जो कक्षा होती है इलेक्ट्रॉनों की 2n स्क्वायर के साथ जो कक्षा निकालते हैं बाद में नील्स बोहर और बाकी लोगों ने दिया है, वो बात की बातें हैं। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में बच्चों न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन ये होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव कण होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, और उसके बाहर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित है चक्कर लगाते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में हमें क्या होंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, और बाहर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही लगभग इलेक्ट्रॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित, वो आवेशहीन होता है न्यूट्रॉन। कैसे पता चलता है किसमें कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो मैं कहूं आपको H1 1H2 1H3 और 2He4 ये हाइड्रोजन 3 समस्थानिक है। 1H1 प्रोटियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं और ट्राइटियम बोलते हैं। हाइड्रोजन 3 समस्थानिक होते हैं। 1H1 जो यहां लिखा होता है परमाणु क्रमांक लिखा होता है, यहां परमाणु भार लिखा होता है, परमाणु भार लिखा होता है, यह परमाणु क्रमांक लिखा हुआ है। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी तत्व में कितने प्रोटॉन हैं, ये उसका परमाणु क्रमांक होता है। और ये देखो अभी संख्या बताऊंगा 2He4 पर, ये भी डिस्कस करता है 1H1 को। 1H1 का मतलब यह है कि यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है, प्रोटियम इसका नाम है। तो ये जो इसका परमाणु है इसके नाभिक में एक ही प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। कि परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 1 है। अगर इसमें न्यूट्रॉन होता तो 2 होते ना, अगर इसमें न्यूट्रॉन होता इस होते इसमें न्यूट्रॉन, इसका परमाणु भार कितना होता, 2 होता, 1 प्रोटॉन का 1 न्यूट्रॉन का। पर यहां कितना परमाणु भार है, 1। इसका मतलब हाइड्रोजन के इस समस्थानिक में एक ही प्रोटॉन है और एक ही भार इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ गई। अगर ये 1H2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि इसके नाभिक में प्रोटॉन तो एक ही है, कि परमाणु क्रमांक कितना है, 1। और इसमें क्या है, 1, इसमें एक न्यूट्रॉन भी है। तो कितना परमाणु भार हो गया, 2 परमाणु भार हो गया। इस ऊपर जो लिखा हुआ है इसमें 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन है, और यहां पर केवल 1 प्रोटॉन है, कि यहां पर प्रोटॉन यहां लिखा होता है। ठीक, अच्छा। अब 1H3 ट्राइटियम, अगर इसमें यह है नाभिक, परमाणु क्रमांक कितना, 1, यानी प्रोटॉन कितना, 1। ठीक, अच्छा। प्लस परमाणु भार कितना है, 3। अब 3 में 1 क्या है, प्रोटॉन, माइनस कर दो, क्या बच गया आगे, 2। तो 2 क्या होंगे इसमें, 2 इसमें न्यूट्रॉन होंगे, 2 क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, ध्यान रखना आपको 1H3 में।
क्योंकि 1 है, अगर 2 होता तो प्रोटॉन 2 हो जाते हैं। 1h3 एक प्रोटॉन है, ऊपर परमाणु भार कितना है? 3 है। 3 से एक प्रोटॉन बाहर निकल गया, क्या बचता शेष? 2। इसमें 2 क्या है? न्यूट्रॉन है। ये 1h3 का हो गया। अब बात करें अगर 2He4 की, हीलियम की बात करते हैं। किसकी? हीलियम की। 2He4 2 लिखा हुआ है, परमाणु क्रमांक कितना है? इसका मतलब 2 है, तो कितना प्रोटॉन? प्रोटॉन नाभिक में 2 है। 4 है, 4 माइनस 2 क्या बच गया? 2। कितने न्यूट्रॉन है? मतलब 2 न्यूट्रॉन है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां होते हैं? नाभिक में होते हैं, पता ही आपको। ये हो गया। 2 प्रोटॉन तो बाहरी कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर। ये होता है ऊपर परमाणु भार, नीचे परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या होती है, परमाणु भार प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। ये परमाणु भार होता है। परमाणु भार को ही द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। किसको? परमाणु भार को ही द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। और परमाणु क्रमांक को परमाणु क्रमांक ही कहते हैं, वो प्रोटॉन की संख्या होती है। और परमाणु क्रमांक को जेड से डिनोट करते हैं, जेड से। चलिए हो गया क्वेश्चन ये आपका। परमाणु नाभिक के अवयव के नाभिक में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां होता है? इलेक्ट्रॉन होता है कक्षा में, नाभिक से बाहर होता है। कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? यानी कौन सा ऐसा अणु है इसमें जो किसी परमाणु का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, फोटोन नहीं होता है। तो क्या हुआ आंसर? फोटोन। फोटोन ऊर्जा के बंडल होते हैं, आप जानते हैं। और जो प्रकाश होता है, आइंस्टीन के अनुसार वो प्रकाश ऊर्जा के, फोटोन ऊर्जा के कण रूप में चलता है। तो फोटोन जो होते हैं वो ऊर्जा के बंडल होते हैं, प्रकाश इन्हीं बंडल रूप में चलता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में होता है? अब ध्यान रखिएगा आप केमिस्ट्री में, जो द्रव्य होता है, द्रवनी द्रव्य, मैटर, यानी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती हो वो सब मैटर है, द्रव्य है। जो स्थान नहीं घेरती वो द्रव्य नहीं है। अब जो द्रव्य की जो अवस्था होती है, द्रव्य की अवस्था 3 होती है, ठोस, द्रव, गैस। ये क्या? द्रव्य की अवस्था है, प्रकार नहीं, ये द्रव्य की अवस्था है। अगर हम द्रव्य के प्रकार की बात करें, द्रव्य के प्रकार की बात करें तो द्रव्य के प्रकार 3 होते हैं। एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है, एक मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण। एक तत्व है, एक यौगिक है, एक मिश्रण है। द्रव्य की अवस्था की बात करें तो ठोस, द्रव, गैस से 3 अवस्था होती है। हालांकि वर्तमान में 5 अवस्था होती हैं। एक अवस्था होती है प्लाज्मा की, एक अवस्था बोस आइंस्टीन की अवस्था, बोस आइंस्टीन। लेकिन अभी किताबों में या इन चीजों में इनका अध्ययन होता नहीं है। अभी इनका अध्ययन कर अभी लैब में होता है। तो प्लाज्मा चौथी अवस्था है और बोस आइंस्टीन अवस्था 5वीं अवस्था है। और आप जानते हैं 3-4 साल पहले अभी बोस आइंस्टीन अवस्था के लिए ही, पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिक विज्ञान में। याद रहेगी बात? चलिए याद रहनी भी चाहिए। तो 5 अवस्था होती है पर अध्ययन 3 का होता है, ठोस, द्रव और गैस। प्रकार कितने द्रव्य के? तत्व है, यौगिक, मिश्रण है। अब देख लीजिए आप, तत्व क्या होता है? तत्व वे होते हैं, बच्चों ध्यान रखिएगा, एक ही प्रकार के परमाणु से मिले द्रव्य को, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने द्रव्य को तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने द्रव्य को
एक ही प्रकार के परमाणु से बने द्रव्य को तत्व कहते हैं। क्या पूछ रहा है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? खनिज, यौगिक नहीं, मिश्रण नहीं, प्राकृतिक तत्व। बिल्कुल, तत्व वे होते, जैसे आपने कहा ना हाइड्रोजन, ये तत्व है। ऑक्सीजन ये तत्व है। सोडियम ये तत्व है। एलिमेंट्स है, ये तत्व है। ये एक ही प्रकार के उससे बने हुए हैं, परमाणुओं से। और जो द्रव्य, ये जो पदार्थ इन तत्वों के निश्चित अनुपात से बनता है, H2O, H2O2, O2, H2, NaCl, ये यौगिक है। जो द्रव्य यानी जो पदार्थ एक, दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बनता है, उन्हें हम यौगिक कहते हैं। और वो कैसा हो? वो अनुपात निश्चित हो। अनुपात क्या हो? निश्चित। H2O है तो H2O में दो परमाणु किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। दो अणु किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। और एक अणु किसका है? ऑक्सीजन का है। याद रहेगी बात, ठीक है ना? ये दो से बना, ये निश्चित अनुपात में बना हुआ है। क्या अनुपात है इनका? इनका अनुपात आप जानते होंगे, आयतन अनुपात कितना है? 2:1। इनका आयतन अनुपात 2:1 होता है और परमाणु भार का अनुपात अलग होता है, अभी देखेंगे। ये यौगिक है, यानी ऐसे पदार्थ, ऐसे द्रव्य जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम यौगिक कहते हैं, जिनका अनुपात निश्चित हो। मिश्रण वही होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों से बने हुए अनिश्चित मिश्रण को, अनिश्चित पदार्थ को जिसमें अनुपात निश्चित ना हो, उसे मिश्रण कहते हैं। दोबारा सुनो परिभाषा, दो या दो से अधिक तत्वों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। यह मिश्रण की परिभाषा हुई। यौगिक की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बड़े पदार्थ को यौगिक कहते हैं। से H2O, H2O2, NaCl, ये यौगिक हैं, कंपाउंड्स हैं, ये यौगिक है। अब मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक ना? समांगी मिश्रण कौन सा? विषमांगी मिश्रण। देख लीजिए आप, समांगी मिश्रण क्या होता है? जिस मिश्रण के प्रत्येक हिस्से के भाग के गुण धर्म समान होते हैं, यानी आप उसको कहीं से देख लो, उसका गुण धर्म क्या होगा? समान होगा। जैसे जल और अल्कोहल का मिश्रण, जल और चीनी का मिश्रण, जल और नमक का मिश्रण, ये समांगी मिश्रण है। कैसे? समांगी मिश्रण, ठीक। विषमांगी मिश्रण वे होते हैं, विषमांगी, जिन पदार्थों के किसी भाग के गुण एक समान नहीं होते। से जल, जैसे आपका सीमेंट और बजरी का मिश्रण, जल और बजरी का मिश्रण, है ना? रेत और बजरी का मिश्रण, रेत और सीमेंट का मिश्रण, ये मिश्रण कैसे है? विषमांगी मिश्रण है। कैसे? विषमांगी मिश्रण। ये आपस में ना मिलते नहीं, आपस में, इसे विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। अभी तो क्या समांगी और विषमांगी मिश्रण। अब देखिए आप, यौगिक क्या है वास्तव में, किसे कहते हैं यौगिक?
H2O वास्तव में एक यौगिक है, इसमें जल के ये दो अणु हैं और ऑक्सीजन का एक अणु है, ये मिलकर जल का एक अणु बना रहे हैं H2O। जब हाइड्रोजन के दो अणु मिलेंगे, एक अणु किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा, तभी जल बनेगा। तो आप सोचते नहीं होंगे कभी कि यार वायुमंडल में जल कैसे बना होगा? भाई जब अनुपात निश्चित हुआ होगा तभी जल बनता है, जल नहीं बनता। ये H2 है, इनका आयतन अनुपात कितना होता है? क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, आयतन अनुपात 2:1 है, 2:1 आयतन अनुपात है। पूछे परमाणु भार अनुपात कितना होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, जल का पूछते, ज्यादा नहीं पूछता। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है? 1। भाई हाइड्रोजन के नाभिक में कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है? एक ही तो प्रोटॉन है, तो परमाणु भार कितना हो गया? 1 हो गया, तो 1। लेकिन हाइड्रोजन के यहां पे कितने अणु हैं? 2, तो एक इसका, दो परमाणु भार हो गया। इसका परमाणु भार 8 होता है। कितना होता है? 8, तो 8 परमाणु भार हो गया। 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो 1 अनुपात कितना? 4 नहीं 16 होता है, 16, 8 नहीं 16 होता है। कितना उसका परमाणु भार? 16 होता है, तो 2:16, 2 एकम 2 अनुपात 8, तो 1:8 जो होता है वो धारणा इनका परमाणु भार अनुपात होता है। परमाणु भार अनुपात होता है। परमाणु भार अनुपात कितना होता है? 1:8। आयतन अनुपात कितना है? 2:1। 2 तो इसके हैं और 1 ऑक्सीजन का, तो आयतन अनुपात हो गया। परमाणु भार अनुपात 1:8 हो गया, ये होता है। ठीक है, चलिए, तो एक ही प्रकार के परमाणु निम्न किसमें होगा? तत्व में होगा। परमाणु नाभिक किसने खोजा था? जानते हैं नाभिक? बता दें आपको, रदरफोर्ड 1911। एटम में न्यूट्रॉनों की खोज किसने करी थी? चैडविक। कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन नहीं है। किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन हो, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या, मतलब क्या? उसका परमाणु भार। क्या पूछ रहा है? परमाणु भार पूछ रहा है। तो परमाणु भार क्या होता है हम जानते हैं। किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या प्लस किसकी संख्या? न्यूट्रॉन की संख्या। तो क्या कर रहा है? 2 प्रोटॉन प्लस 2 ही क्या हो? न्यूट्रॉन हो। ये तो परमाणु है, तो कुल कितना हो गया? 4 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनों को परमाणु भार या परमाणु क्रमांक में शामिल नहीं करते हैं, है ना। तो कितना हो गया? 4 हो गया। तो 4 आंसर हो गया। जैसे ना अब हमने पढ़ा हीलियम का 2He4, तो कितना परमाणु भार इसका? 4। इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और बाहर कितने हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये वास्तव में किसके बारे में पूछ रहा है? हीलियम के बारे में पूछ रहा है। रेडियो एक्टिव मापी जाती है। रेडियो एक्टिवता किसको बोलते हैं? आवर्त सारणी के अनुसार जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 83 से ऊपर है, 83 से ऊपर है, वो सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व हैं। उनका परमाणु भार बहुत ज्यादा होता है और जिनके नाभिक अस्थायी होते हैं, परमाणु भार ज्यादा होता है, ऐसे तत्व अपने अंदर से रेडिएशन निकालते हैं, कुछ कण निकालते हैं, उसे बोलते हैं रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता की खोज आप जानते हैं, मैरी क्यूरी और पीरे क्यूरी, 2 थे हस्बैंड वाइफ, उन्होंने मिलकर की थी। ठीक, अभी पूछे कि रेडियो एक्टिवता मापी किसे जाती है? वो गाइगर काउंटर है। धन्यवाद। गाइगर काउंटर, गाइगर काउंटर पूरा नाम है गाइगर मूलर काउंटर।
ये दोनों व्यक्ति हैं अलग अलग, जिन्होंने इसकी खोज करी थी 1928 में। 1928 में इसके माध्यम से हम आयनित कण, यानी जिन कणों पर आयन होते हैं, जो कण आयनित कण होते हैं, यानी जो चार्जेबल कण होते हैं, आयनित कण होते हैं, उन कणों को रेडियोएक्टिव कण कहते हैं। उन कणों की मात्रा कितनी है, किसी पदार्थ में क्या है, उससे किसे नापते हो, गाइगर काउंटर, गाइगर मूलर काउंटर से ज्ञात करते हैं रेडियोएक्टिवता की खोज। ठीक, रेडियोएक्टिवता का आविष्कारक कौन है बताते मैंने आपको। वैसे तो इसमें देखो मैडम क्यूरी और बेकुरल दोनों दे रखे हैं, मैडम क्यूरी और बेकुरल। वास्तव में रेडियो एक्टिव कि अगर पहले खोज करता पूछे तो आप बताइए कौन से हैं, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। बेकुरल और मैडम क्यूरी में से कौन से हैं, ये दो तो है ही नहीं, कमेंट्स करिए तब बताइए मुझे। देखता हूं कि आप ध्यान से देखते हैं वीडियो, क्योंकि देखो अब हम केमिस्ट्री पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल क्वेश्चन कर रहे हैं, और क्वेश्चन तब होते जब आप पहले चैप्टर पढ़ चुके होते हो। तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ाई होगा, तो बताइएगा आप कौन इसमें बेकुरल है कि मैडम क्यूरी है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है, देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दो तरह के परिवर्तन होते हैं रसायन विज्ञान में। भौतिक परिवर्तन जो होता है वास्तव में उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बल्कि केवल पदार्थ की अवस्था बदलती है। ठीक, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, और जो नया पदार्थ बनता है उसके गुण पहले वाले से एकदम बिल्कुल भिन्न होते हैं। इसलिए रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो हम बोलते हैं कि जो परिवर्तन वो स्थायी परिवर्तन है। हम जो पदार्थ नया बना उससे दोबारा से दूसरा पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि जो भौतिक परिवर्तन है उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बल्कि उस नए पदार्थ को हम वापस दूसरे परिवर्तन उसमें भी ला सकते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन मैं आपको बता दूं, उदाहरण के तौर पर आप समझ जाओगे, जल का बर्फ बनना और बर्फ का फिर वापस जल बनना, ये भौतिक परिवर्तन है। कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। घड़े मिट्टी से घड़ा बनाना और घड़े का वापस मिट्टी में मिल जाना, भौतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन समझे आप बात, भोजन का पचना, जब भोजन करते तो पच जाता है, क्या पचे भोजन वापस हम भोजन बना सकते हैं, नहीं बना सकते, रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, रासायनिक परिवर्तन। जब मोमबत्ती जलती है हम उससे दोबारा मोमबत्ती नहीं बना सकते। कुछ लोगों के दिमाग में आगे नहीं सर बना सकते, बना सकते, हम मोम इकट्ठा करते हैं, लेकिन मोम इकट्ठा कर अपने मोमबत्ती बना ली, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो अच्छी मोमबत्ती होती है जब वो जलती है तो इतना सा भी मोम शेष नहीं छोड़ती, वो सारे मोम को धुएं के रूप में उड़ा देती है। तो मोम यानी मोमबत्ती जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। बात समझिए, देखते इसमें क्या दे रहा है। हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, चांदी के बर्तन का काला होना, और हवा में चांदी का बर्तन काला हो गया ना, एक रासायनिक परिवर्तन है। सिल्वर आयोडाइड की उस पर एक परत जम जाती है। मोमबत्ती जलना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, कि दही से वापस दूध नहीं बना सकते। पानी में चीनी का घुलना, बिल्कुल यह भौतिक परिवर्तन है। अगर हमने पानी में चीनी घोल दी है, मिला दी पानी, हम उस पानी में जो हमने चीनी घोली है हम उससे वापस चीनी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करोगे, जब शादी ब्याहों में रसगुल्लों का बाखर यानी पानी बच जाता है, कि रसगुल्ले खा जाता है आदमी, पानी छोड़ देता है वही, तो पानी टब में भरा रह जाता है। उस पानी से वो हलवाई वापस बूरा यानी चीनी बना लेता है, उसको पकाएगा उस बाखर को, तो पानी तो हवा में उड़ जाएगा और जो चीनी है वो वहां बैठी रह जाएगी। हमने चीनी क्या हुई, दोबारा प्राप्त कर ली। पानी कहां चला गया, उड़ गया हवा में, हवा में उड़ गया तो वापस भी आ सकता है पानी बनकर, यानी इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो पानी में चीनी घुलना, पानी में नमक घोलना, पानी में नमक घोलना, सब भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन है।
पाश्चुरीकरण, ये पाश्चुरीकरण है, वास्तव में ये पाश्चुरीकरण है, पाश्चुरीकरण। इसकी खोज लुई पाश्चर ने की थी, इसलिए इसका नाम लुई पाश्चर पड़ा। इस पर क्या होता है आप जानते हैं, निश्चित तापमान पर लगभग 70 डिग्री से 85 डिग्री तक या 65 डिग्री से 80 डिग्री तक दूध को कुछ समय तक गर्म करते हैं और तुरंत ठंडा करते हैं, एकदम गर्म भी किया और ठंडा भी किया तुरंत। तो जब हम गर्म करके ठंडा करते हैं तो दूध को खराब करने वाले बैक्टीरिया मर जाते हैं और दूध लंबे समय तक खराब नहीं होता। तो दूध के निर्जमीकरण, निर्जलीकरण नहीं या किण्वन के लिए, आश्वासन के किसके लिए, निर्जमीकरण का मतलब होता है दूध को जीवाणु रहित बनाने के लिए हानिकारक बैक्टीरिया समाप्त हो जाए दूध से, तो होता है पाश्चुरीकरण। तो होता है उसको बोलते हैं पाश्चुरीकरण बोलते हैं। अशुद्धिकरण, द्रव का घनत्व बढ़ जाता है। जब हम द्रव में कोई अशुद्धि मिलाते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है ना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई नहीं, पहाड़ों पर। पहाड़ों पर क्या पानी जल्दी उबलता है? बहुत जल्दी उबलेगा। क्यों उबलेगा? ध्यान रखिएगा, पानी का क्वथनांक, यानी कोई भी क्वथनांक हो, जल का कोई भी क्वथनांक हो, क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, क्वथनांक वाला होता है क्वथन प्लस अंक, बॉइलिंग पॉइंट। यह दाब पर निर्भर करता है, प्रेशर पर निर्भर करता है। अगर दाब अधिक होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। कुकर के अंदर प्रेशर कम होता है, ज्यादा होता है प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब हम कुकर में सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अगर जल 100 डिग्री पर उबलता है तो कुकर के अंदर जल 120 डिग्री पर उबलेगा, क्योंकि दाब बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब आप जो कुकर में तो खाना जल्दी बनता है, आप झूठ बोल रहे हो। हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे हैं। जितना बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा उष्मा की मात्रा उतनी ही क्या होगी, हीट की मात्रा उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। जब हीट ज्यादा होगी तो भोजन क्या पकेगा, जल्दी पकेगा। भोजन तापमान से नहीं पकता है, भोजन हीट से पकता है, उष्मा से पकता है। तो अधिक तापमान, अधिक बॉइलिंग पॉइंट की उष्मा अधिक और कम तापमान की उष्मा कम होती है। ये बात याद रखिएगा आप कि दाब बढ़ने से क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, और घटने से घट जाता है। तो जब आप ऊंचाई पर चलते हैं तो पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब घटता है, प्रेशर घटता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, घटेगा। पहाड़ों पर अगर दाब कम हो जाता है तो ध्यान रखना, अगर जमीन पर, हमारे समतल मैदान पर पानी 100 डिग्री पर उबलता है सेल्सियस पर, तो पहाड़ों पर उबल जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस पर। समझना, 80 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल जाता है पहाड़ों पर, क्योंकि क्या होता है, दाब घटने से क्वथनांक घट जाता है। तो क्या वहां भोजन जल्दी बनेगा? नहीं, खुले बर्तन में वहां भोजन देर से बनेगा, कि कम तापमान की उष्मा भी क्या होगी, कम होगी। कम तापमान की उष्मा क्या होगी, कम होगी, तो भोजन देर से बनेगा खुले बर्तन में। पर जो कुकर होता है, क्योंकि कुकर बाहर के वायुमंडल पर काम नहीं करता, कुकर अपने खुद के अंदर के वायुमंडल दाब पर काम करता है। इसलिए कुकर को आप कहीं ले जाओ, जम्मू कश्मीर ले जाओ, शिमला ले जाओ, दिल्ली में रखो, भोजन उतनी ही देर में बनेगा। पर खुले बर्तन में बनाओगे पहाड़ों पर तो भोजन देर से बनेगा। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। बिल्कुल यही आंसर है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कोई मतलब नहीं है, और तो भारी हवा के कारण नहीं, ऊपर कोई नहीं, तो ए इसका आंसर है। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो कौन सा राशि भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, कौन नहीं बदलेगा?
पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी, बिल्कुल। द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा, बदल जाएगा द्रव्यमान। भाई पानी मान ले 1 किलो पानी था, उसमें आपने चीनी डाल दी, तो द्रव्यमान की मात्रा क्या होगी, उसकी बढ़ेगी। द्रव्यमान होता है उस पदार्थ की मात्रा जिससे कोई वस्तु मिलकर बनी होती है। अब हमारे पास जल एक वस्तु है, पानी, उसका द्रव्यमान अलग होगा, हमने उसमें चीनी डाल दी तो द्रव्यमान का उसका बढ़ गया, बदल जाएगा। सांद्रता बदल जाएगी, डेंसिटी घनत्व बदल जाएगा। भाई पानी गाढ़ा हो जाएगा, पानी तो डेंसिटी होगी, बदल जाएगी। आयतन नहीं बदलेगा, आयतन नहीं बदलेगा, आयतन उतना ही रहेगा, आयतन बदलाव नहीं आएगा। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। देखो बच्चों, मिश्रण को अलग करने के लिए अलग अलग विधि होती है। एक होती है आसवन विधि। कौन सी, आसवन विधि। हमारा आरओ, पानी पीने वाला आरओ, इसी पे काम करता है। एक होता है प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन। एक होता है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। देखो, आसवन विधि का प्रयोग वहां होता है अशुद्धि को दूर करने के लिए जहां बॉइलिंग पॉइंट दूर दूर होते हैं। जैसे जल की अशुद्धि दूर करनी है, पानी गर्म कर दो, पानी तो उबल जाएगा 100 डिग्री पर। पानी में जो अशुद्धि घुली हुई है, मान लिया उसमें नाइट्रेट है या कोई अन्य अशुद्ध पदार्थ है, उसमें उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वो तो उबलेंगे नहीं। पानी उबल कर 100 डिग्री पर, उबलने के बाद भाप बन गया, अशुद्धियां बैठी रहेगी। उस भाप को हमने वापस जल में बदल दिया तो हमारा जल साफ हो, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में गैप ज्यादा था। लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट पास पास होता है कि एक 300 डिग्री, एक 350 डिग्री, एक 400 डिग्री, एक 450 डिग्री, तो हम प्रभाजी आसवन का प्रयोग करते हैं। जो कच्चा तेल होता है, जो हमारी रिफाइनरी होती है, जो हम कच्चे तेल से पेट्रोल, बेंजीन, केरोसिन ऑयल, डीजल, पैराफिन, मोम, ये सब चीजें प्राप्त करते हैं, वैक्सीन वगैरह, चारकोल वगैरह, वो सब हम प्रभाजी आसवन से प्राप्त करते हैं। कि वहां पर जो घुले हुए पदार्थ होते हैं कच्चे तेल में, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत पास पास होता है। तो किस वो प्रभाजी आसवन से अलग होंगे। जल की अशुद्धि किससे अलग होगी, इससे होगी आसवन विधि से। ऐसे पदार्थ जो गर्म करने पर द्रव में ना बदलकर सीधे भाप में बदलते हैं, सिर्फ कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये ऐसे पदार्थ हैं जिसको हम गर्म करेंगे तो सीधे वो वाष्प में बदलेंगे। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपादज कहते हैं और विधि को सब्लिमेशन ऊर्ध्वपाथन कहते हैं। ऊर्ध्वपाथन, सब्लिमेशन बोलते हैं। अलग अलग विधि होती है। अब जो क्रोमैटोग्राफी होता है, क्रोमो शब्द का अर्थ रंग, रंग। किसी पदार्थ में घुली रंगों की अशुद्धि को अलग करने के लिए, किसी पदार्थ में घुली रंगों की अशुद्धि को अलग करने के लिए, रंगों की अशुद्धि को अलग करने के लिए हम क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना का बनाने में, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग कहां होगा, देखो आप सोच लीजिए, आप पता नहीं सोच करो। रंगीन पदार्थों की पहचान करने में होगा क्या, नहीं, मतलब नहीं बैठता है। पदार्थों की संरचना निर्धारण में, यह भी नहीं हुआ, यह भी नहीं हुआ। रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में यह हो सकता है। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में नहीं, यह रंगीन पदार्थों के आसवन में है। इसमें रंगीन पदार्थों को अलग करने में, रंगीन पदार्थों को अलग करने के लिए क्या प्रयोग होती है, क्रोमैटोग्राफी प्रयोग करते हैं। है ना आपको, जल की अशुद्धि किससे दूर होंगी, आसवन से। कच्चे तेल की अशुद्धि किससे दूर होंगी, प्रभाजी आसवन से। जो अशुद्ध रंगीन पदार्थों में किससे होगी, वो क्रोमैटोग्राफी से। जो ठोस सीधे द्रव में न बदलकर कहां बनते हैं, गैस में, ऊर्ध्वपातन विधि से। ये विधियां होती हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अभी मैं आपको बताता हुआ आ रहा था। भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, यह आपका पृथ्वी है।
ये आपकी पृथ्वी है, ये ऊपर की क्रस्ट है, जानते नहीं, ऊपर की क्रस्ट है ये क्रस्ट पूछ रहा है, इसका मतलब होता है क्रस्ट। क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में बच्चों क्रस्ट में ऑक्सीजन पाई जाती है। ये क्रस्ट की बात कर रहा है, ऊपर की बात कर रहा है। उसके बाद पाया जाता है सिलिकॉन। नंबर 2 पे कौन है? सिलिकॉन। नंबर 3 पे एल्यूमिनियम है। ऑक्सीजन की मात्रा क्या क्रस्ट में ज्यादा है? संपूर्ण पृथ्वी पर तो आयरन ज्यादा है, अंदर बाहर पूछे वो जानते हैं आप? ऊपर होती है आपकी, नीचे होती है नीफे, नीचे होती है सीमा, तो यहां होते हैं सियाल, SiAl, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। यहां होती है सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। यहां होता है नीफे, NeFa, निकल और फेरस। अगर पूरी पृथ्वी की बात करता है तो ज्यादा होता है आयरन, बात करता है भूभाग पट्टी की तो होता है ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक कौन सा है? सिलिकॉन है। विश्व में कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? ये पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा है, यूनिवर्स की बात कर रहा है। यूनिवर्स लिखा हुआ है वहां पर, वर्ल्ड नहीं लिखा हुआ, अंग्रेजी में यूनिवर्स लिखा हुआ है। आपको जब भी कहीं दिक्कत होती है समझने में हिंदी को, तो आप इंग्लिश वर्जन देखे, इंग्लिश वर्जन ही मान्य होता है, हिंदी वर्जन मान्य नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। तो विश्व में यानी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहां पर है? जितने भी तारे हैं, तारों का 70% से अधिक भाग हाइड्रोजन का बना हुआ है, और कुछ भाग हीलियम का बना हुआ है, और कुछ भाग भारी पदार्थों का बना होता है। सारे तारे हाइड्रोजन हीलियम के बने होते हैं, और हाइड्रोजन ही उनका ईंधन होता है। ध्यान रखिएगा, उनका ईंधन क्या है? उनका ईंधन बच्चों हाइड्रोजन है। किसे बदल रही है? ये बदल लगातार किसमें? हीलियम में बदल रही है। कौन? हाइड्रोजन लगातार हीलियम में बदल रही है। ठीक है, ये होता है आपका ईंधन। हाइड्रोजन जो होता है वो तारों का ईंधन होता है। तारों का ईंधन क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। तो पूरे ब्रह्मांड में तारे तो अनगिनत है, तो अपना हाइड्रोजन की मात्रा भी क्या होगी? ज्यादा होगी। वायुमंडल में नाइट्रोजन ज्यादा है। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? इस समय आवर्त सारणी के अनुसार 118 तत्व ज्ञात हैं। 118 तत्व, तो वो किसके नजदीक है? 100 के नजदीक है। तो आंसर ये होना चाहिए 100। निम्नलिखित में कौन सा मूल तत्व है? मूल तत्व पूछ रहा है। रेत तो मिश्रण है, रेत क्या है? मिश्रण है। संगमरमर जो है, आप जानते हैं संगमरमर जो है वो रूपांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक चट्टान है। ये संगमरमर किससे बनता है? ये चूने पत्थर से बनता है। चूना पत्थर, ये चूने के पत्थर से बनता है। और चूने का जो पत्थर होता है बच्चों, वो चट्टान कैसी है? ये चट्टानें अवसादी हैं। ये अवसादी है, ये कैसी है? मेटामॉर्फिक, रूपांतरित चट्टानें संगमरमर। तो मूल नहीं है ना, शक्कर मूल नहीं होता है, ग्लूकोज और सबका मिश्रण होता है। हीरा मूल तत्व है, कार्बन का अपरूप है, और कार्बन का सबसे शुद्ध की अशुद्ध सबसे शुद्ध रूप है ये हीरा। आप जानते हो हीरा किससे बनता है? मैं बताता हूं आपको। कोयले के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है एंथ्रासाइट, सबसे शुद्ध कोयला, कार्बन की मात्रा 90% के आसपास। फिर होता है बिटुमिनस, बिटुमिनस। फिर होता है लिग्नाइट, और फिर होता है पीट कोयला। पीट कोयला जो होता है वो अवसाद होता है। तो कोयला कहां मिलता है? कोयला मिलता है गोंडवाना की अवसादी चट्टानों में। किसमें? गोंडवाना की अवसादी चट्टानों में कोयला मिलता है। अब जो कोयला को दबे हुए, जिन अवसाद को दबे हुए वनस्पति जीव जंतु को दबे हुए समय कम हुआ है, वो तो पीट होगा। जब उनको दबे हुए समय कम हुआ है तो जल की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। कार्बन क्या होगा? कम होगा। जलने पर धुआं क्या देगा? ज्यादा देगा, घटिया कोयला। अब जब इस कोयले को दबे दबे बहुत लंबा समय से निकाला नहीं, तो लिग्नाइट बन गया। कार्बन की मात्रा इससे ज्यादा होगी, जल इससे कम होगा, तो जलने पर धुआं थोड़ा सा
कम देगा। इसके बाद ही क्या बनता है, बिटुमिनस बनता है। लिग्नाइट क्या बनता है, बिटुमिनस। यानी इसका समय इससे बहुत ज्यादा हो गया। इसको 1 लाख साल दबे हुए, इसको 4 लाख साल दबे हुए हो गए। तो जब इसके कार्बन है उनमें जल की मात्रा कम होगी, जलवाष्प की मात्रा भी कम होगी, कार्बन क्या होगा, ज्यादा होगा। बिटुमिनस को जब दबे हुए लंबा समय होता है तो बनता है एंथ्रासाइट। ये शुद्ध कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और जलने पर धुआं ना के बराबर देता है। कि जलवाष्प क्या बहुत कम होती है। जब जलवाष्प कम है तो धुआं अपने आप क्या देगा बच्चों को, कम देगा धुआं, है ना। तो जलवाष्प की मात्रा कम है। अब होता क्या है, बिटुमिनस में जब जलवाष्प बिल्कुल भी नहीं रहती, खत्म होती जलवाष्प, आधा % भी जलवाष्प नहीं होती है, शुद्ध कार्बन बचता है, वही हीरा बनता है। क्या बनता है, हीरा बनता है। तो कार्बन का सबसे जो शुद्ध रूप होता है बच्चों, वो हीरा होता है। ये बिटुमिनस से बनता है। किससे बनता है ये बिटुमिनस से बनता है। बिटुमिनस से एंथ्रासाइट बनता है और बिटुमिनस से क्या बनता है, हीरा बनता है। बिटुमिनस कोयले में जब, और ये हर जगह होता है, हीरा कोयले खान मतलब हीरा तो कोयले खाने मिलता है। हीरा कोयले खान में इसलिए मिलता है कि जो बिटुमिनस कोयला होता है, जब इसमें जलवाष्प बिल्कुल भी नहीं रहती है तो ये या तो क्या बनता है, एंथ्रासाइट बनता है, या क्या क्या बनता है, हीरा बनता है। जो हीरा बनता है पत्थर की तरह होता है, बिल्कुल वो बहुत धुंधला पत्थर होता है, वो चमकदार हीरा नहीं तो धुंधला पत्थर होता है, उसकी कटिंग करके उसको चमकदार बनाया जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछ रहा है कौन सी है बच्चों, पोटेशियम होती है। क्या होती है, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद सोडियम आती है, याद रही बात, पहले क्या है पोटेशियम और फिर क्या है सोडियम। बस सोडियम क्या होती है, सोडियम अगर को हम खुली वायु में छोड़ दे तो वायु के साथ जो नमी होती है के साथ क्रिया करके जल उठता है ये सोडियम। इसलिए हम सोडियम को कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल जो पता है मिट्टी का तेल, इसे सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है कि सोडियम जो होती है वो नमी से क्रिया करती है, नमी से अभिक्रिया करके जल जाती है। बस सबसे क्या कैसे धातु पूछ रहा है, पोटेशियम होती है। निम्न धातु युग्म में से किस एक में क्रम से सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है। सबसे हल्की धातु बच्चों लिथियम होती है और सबसे भारी धातु जो होती है वो ऑस्मियम होती है। तो लिथियम और ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम। सबसे भारी कौन सी है, ऑस्मियम। सर्द कठोरता तत्व कौन सा है, ये इसमें दो बातें हैं। सबसे कठोर तत्व पूछे तो हीरा है, सबसे कठोर धातु पूछे तो प्लेटिनम है, वो आगे आएगी अभी। कठोर तत्व कौन सा है, हीरा है। सबसे भारी वो क्या नाम, प्राकृतिक तत्व पूछ रहा, भारी भारी होता है यूरेनियम, क्योंकि इसका नाभिक का ना जो परमाणु भार है इसका वो 238 के आसपास होता है, लगभग 238 परमाणु भार है इसका। सबसे भारी नाभिक जो होता है वो यूरेनियम का होता है। मोती का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है मोती, कैल्शियम कार्बोनेट मोती होता है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप जलाते हैं। लैंप किससे बनते हो, वो लैंप सोडियम के बने होते हैं। कैसे बनते हैं, सोडियम के। कैसे रोशनी देते हैं, वो पीली रोशनी देते हैं। निम्नलिखित धातु में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। सोना जो होता है, सोना ये सबसे कम क्रियाशील धातु है। सोना सोना सबसे कम क्रियाशील है। सोना को पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है, उसका उल्टा कौन है, सोना। स्वर्ण सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो ये धातु में से क्या कौन सी क्या है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, ये सोना। जस्ता तो हमेशा पाया जाता है किसके साथ, चांदी के साथ, जस्ता है ना। तो सोना पाया जाता है आपका कैसे, स्वतंत्र अवस्था में। चूना पत्थर का रासायनिक नाम, चूना पत्थर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर है। ये क्या है, चूना पत्थर है। प्लास्टर पेरिस, कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर पेरिस है। मोनाजाइट अयस्क किसका है, ये अयस्क थोरियम का है। किसका है, थोरियम का। मोनाजाइट अयस्क जो है थोरियम का है और इसका प्रयोग हम परमाणु भट्टी में करते हैं। और भारत में जो केरल है, केरल के तट पर
केरल के तट पर बहुत बड़ी मात्रा में मोनाजेट अयस्क पाया जाता है, जो किसका अयस्क है, जो थोरियम का अयस्क। जैसे होता है ना यूरेनियम का अयस्क होता है पिंच ब्लेड, होता है ना पिंच ब्लेड। पिंच ब्लेड किसका अयस्क है, पिंच ब्लेड अयस्क है यूरेनियम का। ऐसी मोनाजेट किसका अयस्क है, थोरियम का अयस्क है, ठीक है ना। निम्नलिखित द्रव में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक मतलब होता है जिसमें ऊष्मा आसानी से बह सकती है, तुरंत चली जाती है ऊष्मा, वो पारा होता है। बेंजीन नहीं होता, पारा होता है। इसीलिए पारे का प्रयोग ना हम बुखार नापने में करते हैं। कैसे, पारा ना जैसे होता है ना थर्मामीटर होता है पारा, आपने मुंह में दिया पारा, वो थर्मामीटर, जैसे आपने थर्मामीटर मुंह में दिया तो लेवल बढ़ता जाता है, कि उसमें ऊष्मा संचरण बहुत तेजी से होता है। आपने मुंह में पानी रख लिया, जब मुंह में आपने पानी रखा तो पानी देर से गर्म होता है, देर ठंडा होता है, तो बताने के तापमान कितना है आपका। तो थर्मामीटर में पारे का प्रयोग भी इसलिए करते हैं कि पारे का जो संचरण होता है ऊष्मा का उसमें बहुत तेजी से होता है। कौन सा धातु सामान्य तापमान द्रव अवस्था में होता है, पारा। इसे अर्ध तरल धातु भी बोलते हैं, अर्ध तरल धातु भी कहते हैं इसको, किसको, पारे को। पारा जो होता है इस सामान्य ताप में द्रव अवस्था में पाया जाता है, एकमात्र धातु यही है। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषज्ञता क्या है, ये उच्च संचरण शक्ति रखता है, एक ये भी है। दूसरी इसकी एक विशेषता है, बच्चों ध्यान रखना, ये भी है पारे की, कि पारे का ना जो संसंजक बल होता है, एक होता है संसंजक बल, एक होता है असंजक बल। यानी पारा अपने बर्तन की दीवार से बिल्कुल भी नहीं चिपकता, इसका संसंजक बल बहुत ज्यादा होता है, इसके कारण आपस में चिपके रहते हैं, चिपकते नहीं बर्तन से कतई भी। आप एक थर्मामीटर में, वो एक बर्तन में आप प्रणाली में लो पानी को ऊपर नीचे करो, ऐसे पानी चिपक जाएगा। दूध लो, दूध चिपक जाएगा, पारा नहीं चिपकता है। कि एक ही पदार्थ, एक पदार्थ के स्वयं के अणुओं के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षक बल होता है उसे संसंजक बल कहते हैं। संजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल संजक बल होता है, और विभिन्न और दो पदार्थों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल असंजक बल होता है। जिन पदार्थों का संसंजक बल ज्यादा होता है वो पदार्थ बर्तन की दीवार को नहीं भिगोते, जैसे कि पारा। जिनका संसंजक बल कम होता है वो बर्तन की दीवार को भिगोते हैं, जैसे कि पेंट कब चिपकेगा, जब उसका संसंजक बल कम होगा। निम्न से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है, किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है। पदार्थ पूछ रहा, उधर नहीं पूछ रहा, पदार्थ, वो चांदी है। सबसे बढ़िया सुचालक कौन है, चांदी। चांदी के बाद तांबा, और तांबे के बाद है एल्यूमिनियम। कौन सा, एल्यूमिनियम। सबसे अच्छी सुचालक जो चांदी है, उसके बाद कौन सा है, तांबा, फिर कौन सा है, एल्यूमिनियम। हम जो बिजली के जो उपकरण बनाते हैं इसमें ना, जब आप कोई डोरी खरीदते हो तो पूछते हैं पंखा किसे बंधा हुआ भाई, तांबे में बंधा हुआ तो महंगा होगा, अब भाई एल्यूमिनियम में बंधा हुआ तो सस्ता होगा। कि तांबे का पंखा कम खराब होगा, उसमें घिसावट कम आएगी, वो बिजली भी कम खाएगा, वो हल्की बिजली में पूरा काम करेगा। और एल्यूमिनियम वाला क्या है, ज्यादा बिजली खाएगा, जल्दी खराब हो सकता है ना, तो इसलिए सस्ता आता है। लेकिन तांबे का प्रयोग, क्योंकि तांबा महंगा होता है एल्यूमिनियम से। अब आप अपना पंखा बनवाना चांदी में, जब आप अपना करना सेक्शन ग्रुप डी में हो जाएगा, तो ग्रुप डी में सेक्शन होने के बाद सबसे पहले आप ना, मतलब भाई हमारा पंखा चांदी के तार में बांध भाई, है ना, बनवाना। इतना कितनी ठंडी हवा आती है उसकी, बिल्कुल इसी वजह से सबको माफ कर देगा वो। निम्नलिखित में किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट का अयस्क होता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहां मिलता है दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया। विश्व में सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहां है, ऑस्ट्रेलिया में, और भारत में उड़ीसा में है। में से क्या जल से हल्का होता है, जो जल में नहीं डूबेगा, सोडियम होता है। जल में डूबेगा ही नहीं, जल में गिराओ जल में आग लग जाएगी ऊपर ही ऊपर।
पहले ना जो प्राचीन काल में जादू टोना क्या करते थे वो ऐसे ही करते थे, अब ऐसे फेंका सोडियम और फूंक मार दी, उसमें भाप होती है, पूरी आग जल जाती थी सोडियम में। तो सोडियम में जब पानी में गिराते हैं तो सोडियम वहीं जल जाता है, ऊपर ही, डूबता ही नहीं है पानी में। कौन सी मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु का मतलब होता है जो दो या दो से अधिक धातु से मिलकर बनी होती है। मिश्र धातु नहीं है, तांबा मिश्र धातु नहीं है, स्टील मिश्र धातु है, पीतल तांबे और जस्ते से बनती है, जस्ता है ना, ब्रोंज कांस्य को बोलते हैं, ये तांबा और टिन से बनता है। पर तांबा क्या है? मूल धातु है। और आप जानते हैं तांबा जो है दुनिया की पहली धातु है जिसका प्रयोग मानव ने किया था, तांबे का प्रयोग, और वो तांबे का प्रयोग भारत में ही हुआ है। और जब मानव ने तांबे का प्रयोग किया तो उसने तांबे का प्रयोग पहले पत्थर के ऊपर उसने चिपकाया तांबे को और अपने औजार बनाए, तो उन्हें बोलते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां। चलिए, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज और रेल डब्बे इस्तेमाल करते हैं? एल्यूमिनियम का, हल्की होती है बहुत। पारद धातु मिश्रण, यानी पारे से जब हम किसी धातु में पारा मिलाते हैं ना तो उसे हम अमलगम बोलते हैं ना, अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमलगम। पारे को जब धातु से क्रिया करते हैं तो अमलगम बनता है। केवल लोहा ऐसा है जो पारे के साथ अमलगम नहीं बनाता, इसलिए पारे को लोहे के बर्तन में रखा जाता है। पारा ऐसा द्रव है जो सभी धातु के साथ मिलकर जो पदार्थ बनाता है उसे अमलगम कहते हैं। केवल पारा जो होता है लोहे के साथ मिलकर अमलगम नहीं बनाता, इसलिए पारे को लोहे के बर्तनों में रखा जाता है। पारद धातु क्या है? अति रंगीन नहीं, पारद युक्त मिश्र धातु, पारे से युक्त मिश्र धातु को पारद धातु कहते हैं। टांका किससे बनता है? मतलब टांका लगवाते हैं जो कंप्यूटर चिप होती है जो उसमें लगाते हैं सोल्डर से टांका लगाते हैं, वो टीन से और शीशे से बना होता है। किससे? टीन से और शीशे का बना होता है। टीन और शीशा, टीन और तांबे से बनता है कांस्य। क्या बनता है? कांस्य बनता है। कांस्य, यह का तांबा और टीन का, यह तांबा और टीन, इससे बनता है कांस्य। और कांस्य बनाने वाले भी भारत के पहले लोग हैं। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं क्योंकि उन्होंने कांस्य का प्रयोग किया है। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? श्यान का मतलब होता है गाढ़ा, गाढ़ा तो मतलब गाढ़ा नहीं, गाढ़ा, गाढ़ा। अल्कोहल तो गाढ़ा नहीं होता है, पानी भी नहीं। क्या कौन? शहद सबसे गाढ़ा होता है। तो शहद की श्यानता, विस्कोसिटी, वाइकोसिटी बोलते हैं, वाइकोसिटी सबसे ज्यादा होती है शहद की। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का है? ये तांबे से बना हुआ है। पीतल बनता है, इनवर पता नहीं क्या होता है, कांसा, नाइक्रोम, तो नाइक्रोम तो मूल धातु है। पीतल और कांसा दोनों किससे बने हुए? तांबे से बने हुए। तांबा जस्ता, तांबा टिन। मिश्र धातु में से किस में तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? पीतल में, कांस्य, दोनों में तांबा है। इसमें होता है आयरन, इसमें तांबा नहीं होता है। इसमें भी तांबा नहीं होता है, अच्छा इसमें तांबा होता है। तांबे की अधिकांश मात्रा जो बच्चों कांस्य में होती है। 60% के आसपास तांबा होता है, बस 62% के आसपास तांबा होता है। इसमें 62 के आसपास तांबा होता है, बाकी इसमें वो होता है टिन, है ना। इसमें तांबा ज्यादा होता है, इसमें तांबा कम होता है। कौन सी धातुओं का संयोग होता है पीतल में? कौन धातु? वो कितनी बार तांबा संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तन पर, पीतल के बर्तन पर टिन का पर चढ़ाते। किस पर चढ़ाते हैं? टिन के पर चढ़ाते हैं। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात, स्टेनलेस स्टील को अचुंबकीय, नॉन मैग्नेटिक बनाते हैं? चुंबक में चिपकते नहीं है उससे, स्टील से। इसलिए क्रोमियम की वजह से। कार्बन तो उसको हार्ड बनाता है, कठोर बनाता है। कार्बन की मात्रा किस में मिलेगी तो उसे कठोर बनाएगी। हमने निकल होता है, उल्टा हो गया, निकल होता है। निकल क्या होता है? निकल होता है, अचुंबकीय निकल होता है। निकल मिलाने से स्टेनलेस स्टील में फेरस होता है, आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है और कार्बन भी होता है। कार्बन उसे कठोर बनाता है और निकल उसे नॉन मैग्नेटिक बनाता है। नॉन मैग्नेटिक
स्टील की कठोरता को प्रदान करता है कौन? कार्बन की मात्रा स्टील को कठोर बनाती है। किसकी मात्रा? कार्बन की मात्रा। जंग रहित लोहे को बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? ये बात तो नहीं, धातु है ये। कौन सी धातु है ये? जंग रहित बनाने के लिए, जंग रहित बनाने के लिए क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा आप, किसके लिए? जंग रहित बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। जंग रहित बनाने के लिए क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। और कार्बन का प्रयोग कठोर बनाने के लिए। निकेल का प्रयोग नॉन मैग्नेटिक बनाने के लिए। तीनों का प्रयोग क्यों करते हैं मैंने आपको बता दिया है, अब नहीं बताऊंगा दोबारा बार बार। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसकी? लोहा, क्रोमियम, यसद, कार्बन। लोहा, टिन, ये सब किसी को बोलते हैं पता है आपको? जस्ते को बोलते हैं सब, जस्ता। कहने का जसद को, जस्ते को जसद भी कहते हैं। यसद किसको? जस्ते को। लोहा, टिन, मैग्नीज, जस्ता। लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन, ये इसका आंसर है। इस होता है स्टेनलेस स्टील। अच्छा, यहां इसके बर्तन बनते हैं और ये स्टील के मतलब स्टील बर्तन बहुत चमकदार होते हैं, जल्दी खराब भी नहीं होते, वो होते स्टेनलेस स्टील। कितनी मात्रा कार्बन होती है स्टील में? ये मात्रा होती है बस कार्बन की। ठीक, जंग लगने पर लोहे का भार वही रहता है, बढ़ता है, घटता है? बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे के ऊपर एक परत जम जाती है, आयरन ऑक्साइड की परत। किसकी परत? आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है। आयरन ऑक्साइड की परत जमने से उसके ऊपर एक जो लेयर जमती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। लोहे का भार उतना ही बढ़ेगा लोहे के ऊपर जितनी ऑक्सीजन के अणु ग्रहण किए जाएंगे। अगर हम लोहे के ऊपर जस्ते का लेप कर दें तो लोहे के ऊपर जंग नहीं आता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा होता है, उस पर जंग नहीं आता है। किस वजह से? क्रोमियम की वजह से। जब हम लोहे के साथ मतलब आयरन के साथ क्रोमियम मिलाएंगे, निकिल मिलाएंगे, मैग्नीज मिलाएंगे तो स्टेनलेस स्टील बनता है। ये जंग रहित लोहा होता है, इस पर जंग नहीं लगता। जब लोहे पर जंग लगता है उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन है वो। उस पर फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का लेप लगा वो बन जाता है, तो उसमें जितनी ऑक्सीजन बढ़ेगी उतना उसका भार बढ़ेगा। कौन सा सबसे अधिक यौगिक बनाता है? कार्बन सबसे अधिक यौगिक बनाता है। इसके समस्थानिक सबसे अधिक होते हैं। किसके? कार्बन के। ग्रेफिन कार्बन का मिश्रण, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। बहुत पतली महीन तत्व है, बहुत सबसे पतला तत्व ग्रेफिन होता है। कौन सा एक कार्बन का अपरूप नहीं है? हीरा कार्बन का अपरूप है, शुद्ध अपरूप है। ग्रेफाइट बिल्कुल है। फ्लोरीन ये भी है। इसमें तो 60 के आसपास होते हैं कार्बन के चक्रण। फ्लोरीन जो होता है 60 के आसपास कार्बन के परमाणुओं से बना होता है। फ्लोरीन्स ये भी कार्बन का यौगिक है। ऑक्सो कार्बन नहीं, ये ऑक्सीजन और कार्बन का यौगिक है। इसका ऑक्सीजन का और कार्बन का यौगिक पूछ रहा है, कार्बन का अपरूप पूछ रहा है। ये कार्बन का अपरूप है फ्लोरीन्स भी। ये भी है, ये भी, ये नहीं है। पेंसिल लेड क्या है? ग्रेफाइट है। और ये ग्रेफाइट ऊष्मा की सुचालक होती है। ध्यान, ऊष्मा की सुचालक होता है। ये जितने जो लगाते हैं पेंसिल में जो लेड लगाते हैं वो लेड ग्रेफाइट और ऊष्मा की सुचालक होती है। किस कार्बन निम्न में से किस कार्बन मिलता है? अच्छा, किस में कार्बन मिलता है? किस कार्बन मिलता है? चांदी, लोहा, लिग्नाइट। किस में मिलता है? किस बोले? किस में? किस में कार्बन मिलता है? टिन में थोड़ी कार्बन मिलता है। लिग्नाइट कार्बन के कार्बन ही लिग्नाइट। पहले पीट है, कार्बन कम, उससे अधिक कार्बन कहां? लिग्नाइट में। एक कोयले का प्रकार है। और कोयला क्या है? कार्बन का अशुद्ध रूप है। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन का अंश होता है? एंथ्रासाइट में। किसमें सबसे ज्यादा अंश होता है? एंथ्रासाइट में। सबसे अच्छा कोयला यही होता है, सबसे घटिया कोयला पीट है। किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? शुष्क बर्फ जो कहते हैं बच्चों ध्यान रखना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम इसको बोलते हैं शुष्क बर्फ, ड्राई आइस बोलते हैं। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब अचानक बहुत कम तापमान पर प्रेशराइज किया जाता है ना, जब उसको दबाया जाता है तो वो अचानक बर्फ में बदल जाती है।
और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जो शुष्क बर्फ होती है, ये पिघलने के बाद द्रव में नहीं बदलती, ये सीधे वाष्प में बदलती है। CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, वो शुष्क बर्फ होती है, जब पिघलती है ना, इसी तरह जल वाष्प बदलती है, जल वाष्प में। इसलिए इसका ना उपयोग कहां करते हैं? प्रयोग आइसक्रीम में करते हैं ना, जहां आइसक्रीम को रखे रहते हैं, कोन रखे हुए हैं, कुल्फी रखी हुई है ना, आइसक्रीम की कटोरी रखी होती है ना, इसलिए तो वहां होती है ठोस, ड्राई आइस होती है, तो उस आइस से पानी नहीं बनता है, डायरेक्ट वो भाप में बदलती है। निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता? न्यूट्रॉन नहीं होता। ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन में, तांबे में। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। मतलब आपको 1H1, इसमें केवल प्रोटॉन है, नाइट्रोजन वो न्यूट्रॉन नहीं है। बाहर के अनुसार पानी में हाइड्रोजन के प्रतिशत कितना है? बाहर के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? अभी मैंने आपको बताया था। कितना होता है अनुपात? 2:1 होता है। परमाणु भार का अनुपात होता है 1:8। 1:8 होता है। तो यानी 8 गुना क्या है? ऑक्सीजन है। किसका? परमाणु का। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? ये परसेंटेज पूछ रहा है भार के अनुसार, ये आप बताइएगा। ठीक है, जल्दी से क्या बनेगा? बनेगा राख बनेगी ना बच्चों। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन। किसको? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। ये ऐसा पदार्थ है जो जलने के बाद बिल्कुल भी कार्बन नहीं छोड़ता है। इसका उष्मामान सबसे अधिक होता है हाइड्रोजन का, तो भविष्य का ईंधन। तो हाइड्रोजन जलने के बाद क्या करता है? क्या बनेगा? मिट्टी बनेगी क्या? नहीं। कैसे बनेगी? राख बनेगी, मतलब ही नहीं होता। पानी, ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन बनेगी क्या? हाइड्रोजन जलने के बाद ऑक्सीजन बची रह जाती है। क्या बचेगी? ऑक्सीजन बचेगी जब हाइड्रोजन जलेगी। ठीक ना? तो टाइम बहुत लंबा हो गया, 1 घंटे से ऊपर क्लास हो गई है। तो अगर डिटेल में पढ़ना ना इस तरीके से, तो आपको क्लास लंबी करनी पड़ेगी। बाकी लगभग आज 64 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक ना? अब इसके बाद हम क्वेश्चन आपको कल से कराएंगे। इसके अलावा आप देखना ध्यान से, हमारी प्लेलिस्ट में मैं डालूंगा आज फिजिक्स क्लास, फिजिक्स की। उस फिजिक्स की क्लास में बहुत सारे मैंने न्यूमेरिकल करा रखे हैं, वो न्यूमेरिकल आप जरूर करिएगा। आपके कल के परसों के एग्जाम में आपको बहुत लाभ मिलेगा उनसे। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।